Hello students. So today we will study next chapter, that is chapter 9 mechanical properties of solids. हमने अभी तक ग्रेविटेशन पढ़ा, बेसिकली काइनेमेटिक्स पढ़ा, उसके बाद रोटेशनल मोशन पढ़ा, देन ग्रेविटेशन पढ़ा. दैट इज वॉल्यूम 1. अब नेक्स्ट वॉल्यूम में आपने जो पढ़ना है, आपकी सेकेंड बुक है, that starts from chapter 9 mechanical properties of solid. So we'll study what mechanical properties of solids. और हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते क्यों हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज देयर स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. बेसिकली हमारे पास सॉलिड है, ठीक है ना, बहुत सारे तरह के सॉलिड्स होते हैं. कुछ सॉलिड में अगर हम फोर्स लगाएं, उसमें फोर्स अप्लाई करें, सपोज ये पेन है, पेन पे फोर्स अप्लाई करूं मैं, तो कुछ सॉलिड्स क्या कहते हैं, कुछ सॉलिड्स की शेप जो है वैसे ही रहती है. अगर हम उस पर फोर्स लगाएं, उसको स्ट्रेच करें या कॉम्प्रेस करें, उसकी शेप वही रहती है. पर कुछ सॉलिड्स हैं, जैसे रबड़ है, उसको हम स्ट्रेच करें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, या कॉम्प्रेस करें तो स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. क्लियर? सो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है कि हम कितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं. डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी फोर्स जो उसको डिफॉर्म कर दे मतलब उसकी शेप चेंज कर दे, उसका साइज चेंज कर दे. क्लियर? So that's why we study mechanical properties. We study their resistance to deformation. मतलब कितना deformation को resist करता है, ठीक है ना. जैसे पेन को हम दबाएंगे तो पेन को कंप्रेस करेंगे, पेन कंप्रेस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा रेजिस्टेंस है डिफॉर्मेशन से, अपनी शेप रिटेन रखना चाहता है. बट अगर हम रबड़ को स्ट्रेच करेंगे तो रबड़ इजिली स्ट्रेच हो जाता है. क्लियर? कुछ रबड़ हार्ड होते हैं, वो स्ट्रेच नहीं होती, उनकी रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन के प्रति ज्यादा होती है. So it describe about the ability of object to withstand the stress applied to it. हम कितना स्ट्रेस दे रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी एबिलिटी को डिफाइन करता है. ऑब्जेक्ट ऑल्सो रेजिस्ट चेंजिंग देयर शेप, और शेप को भी चेंज ऑफ शेप को भी रेजिस्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट सच एज क्ले होती है जो कैन बी इजिली बी डिफॉर्म्ड. क्ले इजिली डिफॉर्म हो जाती है सो दैट दे हैव लेस रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. अगर हम उसको डिफॉर्म करना चाहें, मतलब उसकी शेप चेंज करना चाहें, तो वो ज्यादा रेजिस्ट नहीं करती, इजिली उसकी शेप चेंज हो जाती है. बट ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन जो है डो नॉट चेंज देयर शेप इजिली. अब आयरन की रॉड है, उसकी तो शेप चेंज नहीं होती इजिली, ठीक है ना, इजिली चेंज नहीं होती, चेंज हो जाती है. हम उसको बहुत ज्यादा हीट करेंगे, हीट करके वो आयरन रेड हॉट हो जाएगा आयरन, तो हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो वो क्या है, बेसिकली वो हाई रेजिस्टेंस शो करता है. ठीक, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली पढ़ना क्या है कि हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की उसकी स्ट्रेंथ कितनी है किसी भी मटेरियल की, या उस पर हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो उसकी शेप चेंज कर रहा है, तो वो कैसे रिएक्ट कर रही है, वो ज्यादा रेजिस्ट कर रही है या कम रेजिस्ट कर रही है, ये सब पढ़ना है हमें. बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ डेफिनेशंस हैं, जनरली थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो वन बाय वन इसे देखते हैं. सो नेक्स्ट इज we have to study some definitions. First is deforming force. As I told you, a force which produces a change in configuration of object on applying it. Configuration मतलब उसका shape या size अगर कोई फोर्स चेंज करती है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, जो हम इसको शेप या साइज चेंज करने के लिए लगाया. सेकेंड इज इलास्टिसिटी. अब इलास्टिसिटी क्या, आपने इलास्टिक वर्ड सुना होगा, ठीक है ना. सो फिजिक्स में इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. कोई रबड़ बैंड है आपके पास, रबड़ बैंड को मैंने स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो वापस अपनी शेप पे आ जाता है, ठीक है ना. दैट इज इलास्टिसिटी, एक प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को रीगेन कर लेता है. क्लियर? नेक्स्ट इज इलास्टिक लिमिट. सो इलास्टिक लिमिट क्या है? अब मैं रबड़ बैंड को स्ट्रेच कर रहा हूं, रबड़ बैंड को, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो स्ट्रेच होगा, ठीक है ना. अगर ज्यादा स्ट्रेच कर दूंगा तो क्या होगा? सपोज एक रबड़ बैंड है, उसको मैंने इतना स्ट्रेच किया, क्लियर, स्ट्रेच हो गया, छोड़ दिया, वापस आ गया. उसको थोड़ा और स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, फिर वापस आ गया, और ज्यादा स्ट्रेच किया उसको. उसके बाद अगर मैं छोड़ूंगा तो वो अपनी शेप में वापस नहीं आएगा. क्लियर? अपनी शेप में वापस नहीं आएगा. तो एक पर्टिकुलर लिमिट है, एक इलास्टिक लिमिट है, जहां तक वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना. जहां तक इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग हम उसकी कर सकते हैं, उसके आगे वो अपनी शेप में वापस नहीं आएगा, मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट आ जाएगी. सो इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स up to which if the deforming force is removed the body regain its original form completely, and beyond which if the deforming force is increased the body loses its property of elasticity and get permanently deformed.
मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो दैट पर्टिकुलर अपर लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। जहां तक उसकी शेप चेंज ना हो, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो वो वापस अपनी शेप में आ जाए। सो दिस इज इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। नाउ व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज? जो अपनी शेप इजिली गेन कर लें। अब इलास्टिक का मतलब समझ आ गया क्या? जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपनी शेप रीगेन कर लें। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है जो बिल्कुल एग्जैक्टली अपनी शेप रीगेन कर लें। 100% कोई भी प्लास्टिक परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता ऑब्जेक्ट, बट दैट सीरीज टू भी कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल उसके पास पहुंच गए हैं उस लिमिट के। दैट इज क्वार्ट्ज एंड फॉस्फोरस बॉन्ड्स। दैट आर दोज ऑब्जेक्ट्स आर दोज बॉडीज आर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। Next is perfectly plastic body. So what is perfectly plastic body? Those bodies which do not regain its original configuration. अब दो चीजें हैं, एक इलास्टिक एक प्लास्टिक। इलास्टिक क्या है? शेप रीगेन कर लेता है। प्लास्टिक तो शेप रीगेन नहीं करता ना, या तो वो अगर हम उसमें इतनी फोर्स लगाएं या तो वो ब्रेक ही हो जाएगा या वो मुड़ जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, पुट्टी जो वॉल पुट्टी होती है, एक बार उसकी फोर्स लगाया उस पे, वो शेप उसकी चेंज होगी, वैसी शेप कभी वापस नहीं आती। पैराफिन, वैक्स, इन सब की शेप वापस नहीं होती चाहे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दें। सो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आगे चैप्टर में यूज होंगी। डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अनदर डेफिनेशन, दैट इज स्ट्रेस। अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ एरिया है, ये पेन का कुछ एरिया है, सपोज ये सिलेंड्रिकल पेन है या वायर है, इसका कुछ एरिया है। मैं इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे मैंने कितना फोर्स लगाया, दैट इज स्ट्रेस। ठीक है, ये स्ट्रेस वो मेंटल स्ट्रेस वाला स्ट्रेस नहीं है, मैकेनिकल स्ट्रेस है। ठीक है, मतलब मैंने मैकेनिकल फोर्स कितना लगाया। सो व्हाट इज स्ट्रेस? द internal restoring force acting per unit area of deforming body is stress, as the restoring force is equal to external applied force, so stress is represented as। तो क्या है, सपोज मैंने इस पे फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स आपस में अरेंज हैं। ठीक है, जब मैंने फोर्स लगाया तो वो क्या हो गए, वो इधर उधर डिस्प्लेस हो गए, अपनी पोजीशन से चेंज हो गए। जैसे ही मैंने फोर्स हटाया उतना ही उन्होंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया अपने आप की शेप को रीगेन करने के लिए। क्लियर? जितना मैंने फोर्स लगाया उनकी शेप को चेंज करने के लिए, उतना ही अंदर से अपने आप फोर्स लगाएंगे वो कि वो शेप वापस हो जाए, अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो तभी लिखा है स्ट्रेस को हम बोल सकते हैं या तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब चेंज, जो शेप चेंज होगी उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए जो इंटरनल फोर्स लगाया, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। और इंटरनल फोर्स कितना होगा, जितना मैंने बाहर से अप्लाइड फोर्स लगाया होगा। सो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। एक ही बात है, क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स सेम है। जितना मैं फोर्स लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा, उतना ही अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। उसकी जब मैं फोर्स हटा दूंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स जब हटा दूंगा, तो बॉडी इंटरनली अपना उतना ही फोर्स लगाएगी कि वो अपनी वापस शेप में आ जाए। ठीक है, सो स्ट्रेस इज बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स किस में करते हैं, न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में। सो एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर भी होता है ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है। तो एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज ml-1 t-2। नाउ वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस है, मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, किस तरह से फोर्स लगा रहा हूं, उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस, या हम इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, सो इट इज रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शनल व्हेन the length of body increases in the direction of deforming force। suppose मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मैंने इसको नीचे से खींचना स्टार्ट किया तो इसकी लेंथ सपोज इंक्रीज होगी। सपोज इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं उस डायरेक्शन में क्या हुआ, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर कोई भी फोर्स लगा रहा हूं तो उसके अंदर जो स्ट्रेस आता है,
ठीक है, मैंने किसी भी मटेरियल पे फोर्स लगाया, उसको खींचा, अलोंग द लेंथ खींचा, तो उसमें कुछ स्ट्रेस आ गया, मतलब मैंने फोर्स लगाया कुछ पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स उसमें स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस करने की वजह से क्या हो गया, वो खिंच गया। ठीक है, जो वो खिंच गया उसको भी एक टर्म बोलते हैं स्ट्रेन, जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, कितना खिंचा। तो व्हाट इज स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? जब किसी बॉडी की लेंथ चेंज हो इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर? सो इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस और longitudinal stress. Next is compressional stress. So it is, अब compressional stress का क्या मतलब हुआ, मैं किसी भी बॉडी को compress कर रहा हूं, दबा रहा हूं। क्लियर ना? compress कर रहा हूं. So it is the restoring force per unit क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीजेज अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर इस पेन को मैं कॉम्प्रेस कर रहा हूं, मतलब दबा रहा हूं, दबाने के बाद ये पेन छोटा हो गया, सपोज, ठीक है, सपोज ये पेन छोटा हो गया, तो क्या हो गया, कॉम्प्रेशन किया ना मैंने, दैट स्ट्रेस, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस. हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मतलब, अब कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस क्या है, किसी भी एक साइड से मैं इसको कॉम्प्रेस कर रहा हूं. ठीक है, सपोज मेरे पास बास्केटबॉल है, ठीक है, बास्केटबॉल है, मैं उसको सारी तरफ से उसको दबा रहा हूं, कॉम्प्रेस कर रहा हूं. ठीक है, सो इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस. जब सारे तरफ से उसको दबा रहे हैं हम, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी ना. बॉल, बास्केटबॉल है, सपोज उसको मैं दबा रहा हूं, उसको कॉम्प्रेस कर रहा हूं, उसकी वॉल्यूम कम होगी, तो जितना स्ट्रेस आया बॉडी में, जितना मैंने फोर्स लगाया उसमें पर यूनिट एरिया, दैट स्ट्रेस इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस. And what is next is tangential or shear stress. So what is tangential or shear set? Shear stress. Tangential, along the tangent. Suppose मेरे पास ये दो लेयर्स हैं, ठीक है, यह बुक है, मैंने ऊपर वाली लेयर को, ये जो दो लेयर है, मैंने ऊपर वाली लेयर को आगे डिस्प्लेस कर दिया, along the tangent डिस्प्लेस कर दिया, तो इसकी शेप चेंज होगी. ठीक है, इमेजिन ए क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड ना रह के मैंने ऊपर वाली लेयर को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ऊपर वाली लेयर को, नीचे वाली लेयर वैसे ही है, ऊपर वाली लेयर को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्यूबॉइड चेंज हो गया, टेंजेंशियली उसकी शेप चेंज हो गई. सो व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन शेप. ठीक है ना, कोई भी बुक है, बुक की शेप, मतलब एक है पेज, दो पेज हैं, ये बहुत सारे पेज हैं, फर्स्ट और लास्ट पेज, लास्ट पेज वैसे ही रखा, फर्स्ट पेज को मैंने थोड़ा आगे कर दिया इतना, तो इसकी शेप चेंज होगी ना दोनों की. पहले ये था पैरेलल, थोड़ा आगे हो गया. दैट स्ट्रेस इन द बॉडी, जब हम फोर्स लगाए हैं अलोंग द टेंजेंट, तो जो स्ट्रेस आए बॉडी में, दैट स्ट्रेस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस. क्लियर? तो ये स्ट्रेस था, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और दीज आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. क्लियर? नेक्स्ट इज स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है, वही मैंने बताया. स्ट्रेन, अब मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है ना, बॉडी पे फोर्स लगाया, उसको खींचा, उसके बॉडी पे फोर्स लगा के खींचने थे, अगर पेन है, इसकी लेंथ चेंज होगी. ठीक है, कितनी लेंथ चेंज हुई, रेशियो ऑफ दैट चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले उसकी कितनी लेंथ चेंज हुई, दैट इज स्ट्रेन. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में. सो व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन शेप एंड साइज. जब हम कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे बॉडी का, तो शेप भी चेंज होगा, साइज भी चेंज होगा. सो रेशियो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस इन द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज स्ट्रेन. ठीक है ना, सपोज मैंने बॉडी पे अलोंग द लेंथ फोर्स लगाई, ठीक, तो चेंज इन लेंथ, डायमेंशन कौन सी चेंज हुई, लेंथ चेंज हुई, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. तो स्ट्रेन का अगर जनरल डेफिनेशन देखें तो दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. क्लियर? अब यहां भी डायमेंशन है, यहां भी डायमेंशन है, तो स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेस की यूनिट थी फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला भी था, तो ये तो ऊपर भी डायमेंशन, सेम डायमेंशन है, नीचे भी सेम डायमेंशन है. सो इट हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन. रेशो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, स्ट्रेन. अब बहुत सारे तरह के स्ट्रेन है हमारे पास. सो अगर मैं किसी बॉडी को अलोंग द लेंथ, किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं, इस पेन पे अलोंग द लेंथ फोर्स लगाया, और पेन की लेंथ इंक्रीज होगी, जिस डायरेक्शन में मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं उस डायरेक्शन में पेन की लेंथ इंक्रीज होगी. सो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सो इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स. जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो जितनी लेंथ इंक्रीज हुई पर यूनिट लेंथ, मतलब डेल्टा एल, चेंज इन डायमेंशन. जो पहले लेंथ थी, सपोज पहले लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, बाद में लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, तो कितना होगा चेंज इन लेंथ, 5 अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 5. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज 1.
Clear? That is longitudinal strain. Now next is volumetric strain. It is defined as the change in volume per unit original volume when the body is deformed. Suppose मैं पूरी वॉल्यूम को फोर्स लगा रहा हूँ, पूरी वॉल्यूम पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का, सपोज बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में फोर्स लगाई, ठीक है, पर यूनिट एरिया, तो उसमें स्ट्रेस आया, स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, उसकी फोर्स लगाने पे उसकी वॉल्यूम भी चेंज हुई, ठीक है। तो जितनी वॉल्यूम चेंज हुई पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या, सपोज वही दो मेरे पास पैरेलल सरफेसेस हैं, ऊपर वाली सरफेस को मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाने की वजह से जो उसमें स्ट्रेन आया, दैट स्ट्रेन इज शियर स्ट्रेन। जो स्ट्रेस आया दैट इज शियर स्ट्रेस, और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो चेंज आया दैट इज शियर स्ट्रेन। सो शियर स्ट्रेन उसको थीटा से डिनोट करेंगे, जितना एंगल चेंज हुआ, कितना एंगल चेंज हो। सो इट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच अ फेस ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस गेट टर्न ऑन अप्लाइंग फोर्स। जो पहले फेस दोनों ऐसे थे वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ये जो एंगल में डिफरेंस आया उसका, ये एंगल में डिफरेंस आया दोनों फेस के बीच में, दैट इज शियर स्ट्रेन एंड दैट इज डिनोटेड बाय tan थीटा इज डेल्टा L by L। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। जितना चेंज हुआ लेंथ में, जितना डिस्प्लेसमेंट हो, ये दो थी, सपोज डेल्टा L डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा L डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज शियर स्ट्रेन। क्लियर? सो दिस इज स्ट्रेन। नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। सो व्हाट इज हुक्स लॉ? Robert Hooke, an English physicist, formulated in 1979 a law known after him as Hooke's law, which states that extension produced in a wire is directly proportional to the load applied. उन्होंने बोला सपोज कोई वायर है, उस वायर पे मैंने कुछ लोड लगा दिया, कुछ वेट डाल दिया, तो उस वायर में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगी, ठीक है। फिर 1807 में थॉमस यंग ने पॉइंट आउट किया कि स्ट्रेन भी है जो वायर में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ वायर एंड द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। उन्होंने बोला जो स्ट्रेन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ वायर, जितनी वायर एक्सटेंड हुई, और जो स्ट्रेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। तो उसके बाद जो मॉडिफाइड हुक्स लॉ आया, जिसको हम अभी हुक्स लॉ पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में अगर आया हुक्स लॉ, तो आप क्या लिखेंगे? व्हाट हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट मतलब जहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा के वापस अपनी शेप रीगेन कर लेता है कोई भी बॉडी। सो विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैंने किसी वायर पे लोड लगाया तो उसमें कुछ स्ट्रेस आया, जितना स्ट्रेस आया उतना स्ट्रेन, ठीक है ना। सो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्लियर? ये होता है हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड द मैनर इन विच इट इज डिफॉर्म्ड। सो हमने एक नई चीज पढ़ी, हुक्स लॉ ने क्या दिया, एक नई डेफिनेशन दी किसकी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और वो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती है, और जिस मैनर में उसको डिफॉर्म किया, उसकी शेप चेंज किया है, उस पर डिपेंड करती है। सो दिस इज हुक्स लॉ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट। सो अब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में और पढ़ते हैं। सो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। यही था, हुक्स लॉ भी यही है, और जिसके को दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहां से आया? हुक्स लॉ से आया। क्लियर? सो एसआई यूनिट क्या होगी? स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन की क्या होती है? स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तो इलास्टिसिटी की भी क्या होगी? जो स्ट्रेस की यूनिट होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड इट्स डायमेंशन, डायमेंशन भी क्या होगी? स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन नहीं है, जो स्ट्रेस की डायमेंशन है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन होगी। क्लियर? सो एसआई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट्स डेंसिटी डायमेंशंस आर ml-1 t-2, that is dimensional formula. Next is, and we have different types of moduli of elasticity.
जब हम मॉडुलस बोलते हैं दैट इज सिंगुलर, मॉडुलाई मतलब प्लूरल, एक से ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम क्या बोलेंगे, मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी। तो कौन कौन से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं जो आपको पढ़ना है सिलेबस में। सिलेबस में आपको बेसिकली 2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना है, यहाँ मैं आपको 3 बताता हूँ। फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस, एक नेम है यंग्स मॉडुलस, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। मतलब जब हम लेंथ के हिसाब से सारी बात करेंगे, लेंथ मतलब लेंथ में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इलास्टिसिटी क्या है, देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, ठीक है। स्ट्रेस में क्या आएगा, टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस जो लेंथ से रिलेटेड था, और स्ट्रेन में क्या था, स्ट्रेन में भी हमने पढ़ा था जो लेंथ से रिलेटेड है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो लेंथ से रिलेटेड जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके बारे में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। बल्क, बल्क मतलब वॉल्यूम, जब हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब जब नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, और जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इलास्टिसिटी आएगा ये ई, ये स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो ये ई आएगा दैट ई बिकम्स बल्क मॉडुलस के। बल्क मॉडुलस को हम के से डिफाइन करते हैं। ये सिंपल ई क्या है, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होगा, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। बल्क मॉडुलस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। थर्ड इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस मतलब शेप, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन से रिलेटेड जो है दैट इज शियर मॉडुलस, एन से डिनोट करते हैं। आपको सिलेबस में फर्स्ट 2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ने हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आइए देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बहुत सिंपल है। सो विद इन द इलास्टिक लिमिट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या आएगा, जहां लेंथ की बात करेंगे। सो विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां पर क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। जहां पर क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो इसको कैसे देखेंगे, सपोज वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सफर्स एन इंक्रीज इन डेल्टा एल लेंथ। तो हमारे पास देखिए एक वायर है सपोज, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, ठीक है। उस पर मैंने कुछ लोड लटका दिया, कुछ वेट लटका दिया, तो उसके बाद उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। ये डेल्टा एल, पहले इतनी लेंथ थी और ये लेंथ चेंज होगी कितने अमाउंट से, डेल्टा एल। तो उसकी पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल लेंथ थी, अब चेंज होगी किससे, डेल्टा एल से। क्लियर, और एरिया क्या है, ए। सपोज अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सफर्स एन इंक्रीज। ये मैंने कैपिटल एल लिखे, आप स्मॉल एल से भी लिख सकते हैं, डायग्राम में स्मॉल एल है बाय मिस्टेक, तो आप कैपिटल एल से भी कर सकते हैं, स्मॉल एल से। आपको पता होना चाहिए एल क्या है, लेंथ, एरिया है ए। उस पर मैंने सपोज कुछ लोड लगाया नीचे, वेट, कुछ फोर्स लग रहा है नीचे एफ, उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करी तो उसकी लेंथ चेंज होगी। क्लियर, तो इसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, यंग्स मॉडुलस में होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ अपॉन ए। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल। सो डेल्टा एल बाय एल क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर, 2 ही चीज पढ़ी अभी तक हमने इस चैप्टर में, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक, अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका वायर का रेडियस आर है तो एरिया की जगह हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। तो यंग्स मॉडुलस जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो अगर इस वायर की सपोज लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, चेंज इन लेंथ भी 1 मीटर हो, सपोज 1 मीटर से चेंज हुआ, देन यंग्स मॉडुलस इक्वल टू एल। कोई आपसे पूछे यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है तो आप बता सकते हैं, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू द लोड अप्लाइड ऑन वायर और द फोर्स अप्लाइड ऑन वायर व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड चेंज इन लेंथ इज 1 मीटर। Thus the Young's modulus
is equal to the force required to extend a wire of unit length and unit area of cross section by unit amount, that is the force required to double the length of wire. डबल होगी ना, पहले वायर की वन मीटर थी, हमने बोला चेंज इन लेंथ भी 1 मीटर है, तो वायर का डबल करने के लिए ऐसी वायर जिसका एरिया क्या है, यूनिट एरिया है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसकी यूनिट लेंथ है, उस वायर की लेंथ को डबल करने के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस. तो यहां से भी यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन निकाल सकते हैं. नहीं तो आपको जो याद होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. अब स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेस की डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, या पास्कल है, तो सेम और डायमेंशन भी सेम जो स्ट्रेस की होगी वही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो होगी वही यंग्स मॉडुलस की होगी, बस वहां क्या है, लेंथ की टर्म्स में हमने सारी बात की. नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो व्हाट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? सो विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अब वहां क्या था, वहां था रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहां है द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज बल्क मॉडुलस. मतलब सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम है v, जिसका एरिया है a. सपोज मैंने चारों तरफ से उस पर कुछ फोर्स लगाया, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में यही पढ़ा था ना, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो हमने पढ़ा था, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब हर डायरेक्शन में हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, मतलब कुछ प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है ना. जैसे बास्केटबॉल का एग्जांपल दिया था, सारे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, कुछ प्रेशर अप्लाई किया, उसकी वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम सपोज डिक्रीज हो गया, ठीक है, कॉम्प्रेस किया. सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, के से डिनोट करते हैं इसको, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अब नॉर्मल स्ट्रेस वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रही है, डेल्टा वी बाय वी, वॉल्यूम चेंज हुई है. ये नेगेटिव साइन क्यों आया, ये नेगेटिव साइन इसकी वजह से आया कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है. क्लियर, माइनस साइन क्यों आया, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है. फर्क कितना है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, कितना फर्क है, यही फर्क है. यंग्स मॉडुलस में डेल्टा एल बाय एल था और वहां लेंथ इंक्रीज हो रही थी, इसलिए माइनस साइन नहीं था. यहाँ वॉल्यूम क्या डिक्रीज हो रही है, हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल देख रहे हैं, चारों तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं, तो यंग्स मॉडुलस कितना होगा, माइनस एफ बाय ए अपॉन डेल्टा वी बाय वी. अब फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर भी लिख सकते हैं, तो एफ बाई ए को मैं पी भी लिख सकता हूं, तो यंग्स मॉडुलस प्रेशर की टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं. क्लियर. नेगेटिव साइन शोज दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्ट्रेस. स्ट्रेस बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आया. क्लियर. सो ये क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, जो नॉर्मल स्ट्रेस का होगा, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, और डायमेंशन कितनी होगी, जो स्ट्रेस की होगी. क्लियर. सो हमने अभी तक क्या पढ़ा, स्ट्रेस पढ़ा, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन पढ़ा, चेंज इन एनी डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, चाहे चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ हो या चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम हो. क्लियर. उसके बाद हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा. यंग्स मॉडुलस में क्या होता है इलास्टिसिटी में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वाई से डिनोट करते हैं उसको. क्लियर. उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो मॉडुलस ऑफ जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन होगी, वही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन होगी. सेकंड क्या पढ़ा हमने, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या पढ़ा हमने, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेना है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, और माइनस साइन आता है. माइनस साइन क्यों आता है कि हमें स्ट्रेस लगाने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस साइन. और इसका भी ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम. क्लियर. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन. स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व आता है, रिलेशनशिप जो एग्जाम में आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को ओवर करेंगे. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी.